thank you for sharing your story with us. It was really impactful. And right now, I will call upon Mir Ayub Ali Khan, the former editor of Times of India, to share some insights from his experience. Thank you. गुड इवनिंग, आदाब। इतनी इम्पैक्टफुल स्टोरी के सुनने के बाद कोई और स्टोरी सुनने की गुंजाइश बाकी नहीं है। आई वॉज सरप्राइज्ड। ये स्टोरी वहाँ पर लोग जाके जिस तरीके से मजदूरी किए, इंडेंचर्ड वर्कर्स, लेबर्स, इनकी जो तलाश है वो खुद एक बहुत बड़ी मुहिम है, वो खुद एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि जिस हिसाब से आपने कोशिश की इस स्टोरी को एक जगह करने की, वो खुद एक बहुत बड़ा शानदार एडवेंचर है। और आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस, दैट्स व्हाट आई फील, कि मोस्ट ऑफ अस वुड नॉट लाइक टू डू दिस काइंड ऑफ अ जॉब which requires determination, which requires money, which requires patience. ये तमाम चीज़ों को एक जगह करके जिस तरीके से आपने काम किया वो हैरत अंगेज़ है मेरे लिए। सर, वो आपकी स्टोरी सुनने के बाद में होता ये है कि अब जब आप क्लाइमेक्स देख लें तो उसके बाद में कोई भी स्टोरी आपको स्टोरी नहीं दिखती। तो आप इतनी बड़ी स्टोरी सुनाने के बाद में मैं गल्फ़ की क्या स्टोरी सुनाऊँ। आपने वो 6 मुल्कों का एक स्लाइड डाला था, वो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं। और ज़रा ये इसको उठा सकते क्या कोई? हेलो, इसकी दूरी ज़रा बेचैनी कर रही मेरे को। आ रही? ओके, देन इट्स ओके, देन इट्स ओके, ओके, वंडरफुल। एक पानी का गिलास दे दीजिए, क्योंकि साहब इतनी ज़्यादा तेज़ गुफ्तगू की है। ये मेरी जो कहानी है, मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, उसकी इब्तिदा बिल्कुल एक अजीब व गरीब ड्रामाई अंदाज में हुई। 1979 में MCJ मुकम्मिल करने के बाद, शुक्रिया जनाब, I joined United News of India in Hyderabad. As a cub reporter, as a person who is being initiated into journalism, which was very tough road, I decided that I should do something different from what other reporters are doing. So one of the main sources of information for all the cub reporters is police. I made friendship with a person called Mallesh. Mallesh Sahab was superintendent of SB, Special Branch, which is the intelligence wing of the city police. मैं उनके पास में जाके बैठता था, बातचीत करता था। आई न्यू दैट दिस मैन हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन दैन वन कैन हैंडल। तो एक दिन ऐसे ही बात करते हुए मैं बोला कि ये जो अरब आ रहे हैं हैदराबाद और यहाँ की लड़कियों से शादी करके जो जा रहे हैं, उनके बारे में क्या है आपके पास में इन्फॉर्मेशन। मैं वो कहानी सुनने के बाद में हैरान हो गया, परेशान हो गया। और ये हैरानी और परेशानी आपको मेरी कहानी में बार बार दिखाई देगी, क्योंकि जब मैं डेटा कलेक्ट किया तो मालूम हुआ कि उस ज़माने में जो शादियां हो रही थी हैदराबादी लड़कियों की, जिनकी उम्र 14-16, बाज़ इंस्टेंसेस में 14 से भी कम, और उनके जो दुल्हा आ रहे थे, जिसको हैदराबाद में दुबई का दूल्हा बोलते हैं, वो लार्जली उस तरफ से आ रहे थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। और वहाँ उनकी उम्र में और यहाँ के लड़कियों की उम्र में एवरेज डिफरेंस जो मैं नोटिस किया, कई फिगर्स लेने के बाद में तकरीबन 100-200 के करीब मैं फिगर्स कंपेयर करा।
the average age difference was 45 years between the girl and the bridegroom. And in many cases, these bridegrooms were disabled in some form or the other. कोई एक आँख से अंधा था, कोई एक हाथ नहीं चलता था किसी का, कोई एक टांग का लंगड़ा था, और किसी को दो दो लोग पकड़ के चलाते थे, मगर वो शख्स आता था और हैदराबाद की लड़की से शादी करके ले जाता था. और हम एज़ हैदराबादी, हमको कोई शर्म नहीं है ऐसे वाक़यात पे. हमने उस ज़माने में कुछ नहीं किया. जब मेरी स्टोरी यूएनआई के ज़रिए पूरे हैदराबाद में पहुंची, तो मेरी स्टोरीज़ एडिट करते वक्त में एक हैदराबाद के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो उस ज़माने में यूएनआई के ब्यूरो चीफ थे, सीताराम, डी सीताराम. सीताराम ने कहा कि अयूब, तुम्हारी इस स्टोरी से जंग हो सकती है गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ में. मजाक में कह रहे थे वो बात, मगर आप अगर देखें तो हमारी बेशर्मी, बेगैरती और अरबों की हिरस, ये दोनों चीज़ों का आप कंपेयर कर लें. और हमारे साथ जो हुआ उसमें ये हिरस से ज़्यादा जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो है मुसलमानों की गुर्बत. ये मुसलमानों की गुर्बत का जो सिलसिला शुरू होता है 1948 से, आफ्टर द फॉल ऑफ हैदराबाद, when they started declining economically, socially, on all indices, they came to a level that they could not do anything, and their young men were looking for any kind of job. ऑटो रिक्शा चलाना, किसी के पास में चौकीदारी करना, किसी का सौदा ला के देना, कोई इसमें ख़राब बात नहीं थी, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे. घर चलाना था, बाप बूढ़ा हो चुका था या बाप को नौकरी से निकाल दिया गया था रज़ाकार होने की वजह से, कोट एंड कोट. अब ऐसी सूरत हाल में आप बताइए कि क्या हो सकता था. हमारे पास में एक अरब कनेक्शन था हैदराबाद में, वो था बारकस के साथ. बारकस इज़ एक्चुअली, यू नो, इट्स barracks for the Arabs, the Arab Fauj, the Yemeni people whom we had invited. We had, you know, housed them in that part of the world. That was the last Nizam who had done that, as 6th and 7th Nizam both. तो उस बारकस में ये लोग रहते थे. तो ये लोग वहाँ जाने लगे, इनके कुछ एंसेस्टर्स के कुछ कनेक्शंस थे गल्फ़ कंट्रीज से. अब जब वहाँ पहुँचे तो वो गल्फ़ कनेक्शन को रिवाइव किया जाने लगा 1970s में, जब गल्फ़ में ऑयल बूम शुरू हुई, जब डिस्कवरी ऑफ ऑयल स्टार्टेड अपीयरिंग इन द गल्फ़ कंट्रीज. दीज पीपल started reconnecting with their ancestors, with their relatives who had forgotten them. It was a total new story. So what happened was 70s में ये कहानी शुरू होती है. मेरी स्टोरी लिखने के बाद एक बड़ा हंगामा हुआ हैदराबाद में, और हमारी एक मिनिस्टर थी उस ज़माने में, रोडा मिस्त्री. रोडा मिस्त्री नहायत ही बेशर्मी के साथ उन्होंने असेंबली में, चूँकि इस पर डिबेट हो रही थी, डिक्लेयर किया कि हाँ, हमारे पास लड़कियां हैं, उनके पास में आदमी हैं, हमको ऐसी शादियां करनी चाहिए. It was horrible, it was condemnable, and that marriage thing started becoming into a massive scandal, which again came to a level where it had to be addressed. Now very few girls of Hyderabad are going to the Gulf according to this scale. They are going all right. ये लड़कियों का फ़ायदा हैदराबादियों को ये हुआ कि वो वहाँ जाके जिस हालत में भी जिनकी मैरिज सक्सीड हुई, जो सरवाइव करे, वो लोग क्या करें, अपने शौहरों को परसुएट करके अपने भाइयों को बुलाने लगे वहाँ पे वीज़ा भेज के. तो इस तरीके से गल्फ़ से बारकस वगैरह से काफ़ी लोग उस तरफ गए. अब सिलसिला शुरू होता है हैदराबाद की गुर्बत का.
हैदराबाद में चूँकि उस ज़माने में नौजवानों को जो मेरी नस्ल से या मेरी उम्र से थोड़ा बड़े थे या कुछ छोटे थे, एक अजीब व गरीब माहौल में थे ये लोग। एक डिस्पेयर था, एक नाउम्मीदी थी, एक मायूसी थी कि करें तो क्या करें। बाज़ नवाबों के बच्चे रात में उठ के मुंह पे कपड़ा बांधकर रिक्शा चलाते थे ताकि घर को कुछ रोटी मिल सके। ऐसे नवाबों के बेटों की बात कर रहा हूँ जिनकी देवड़ियाँ आज तक जिंदा हैं हैदराबाद में। खुर्शीद जा की देवड़ी, वो फलां देवड़ी 3-4 देवड़ियाँ, मोइनुद्दौला की देवड़ी। तो ये जो इकोनॉमिक डाउनफॉल मुसलमानों का हुआ, उसके साथ साथ एक नई चीज़ जन्म ली। वो पैरेलल थी, वो गल्फ़ में पेट्रोल का डिस्कवर होना, ऑयल का आना, और फिर उसके बाद में ये और वो एक दूसरे से मिलने लगे। अब हैदराबाद से जो लोग ज़्यादातर गए, ये जो फिगर्स भाई साहब ने हमको दिए वो मेरे हिसाब से बहुत बड़े हैं, हालांकि 2019 के फिगर्स हैं वो। टोटल में तो मैं नहीं बोल सकता कि 7 मिलियन लोग हैं या नहीं हैं, हो सकता होंगे, मगर सऊदी अरेबिया जो मेन आपका था, जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट था, जिसके पास में आपके 30 लाख से ज़्यादा 3 मिलियन लोग वहाँ पे काम करते थे, वहाँ पे अब घट के हिंदुस्तानियों की तादाद 2 मिलियन के आसपास हो गई है। बहुत बड़ा वो आया है, डाउनफॉल आया है नंबर्स में। और कमाल तो ये है कि 1-2 जनरेशन्स गुजारने के बाद में जो वापस आ गए। मैं जब 1981 में सऊदी अरेबिया पहुंचा तो अजीबोगरीब सूरत हाल थी। पहली दफ़ा मैं एक एयरक्राफ्ट में बैठ रहा था बॉम्बे से, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं एक कैटल का हिस्सा हूं और मुझे एक लकड़ी के साथ ढकेल के वो जो एयर इंडिया के लोग हैं मुझे एक तरफ ले जा रहे हैं। तो वो कैटल का हिस्सा बनकर हम गए, वहाँ पे नौकरी की। नौकरी करने के बाद में आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो वीज़ा था, मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हम कैसा पहुँचे। वो वीज़ा मैं MCJ कर चुका था, UNI में तकरीबन 2 साल काम कर चुका था, मगर मुझे जो वीज़ा मिला वो मिला एक खुली भी नहीं था, वो एक ईंट बनाने वाली कंपनी में काम करने वाले का वीज़ा था। कुछ लिल बुलूक उसका नाम था उस आदमी का, यानी बुलूकिस ब्लॉक्स। तो मुझे ईंट बनाने नहीं आता था, वो आदमी कहीं रहता था और ना मैं बना सकता था ना मैं जा सकता था। एनीवे, तो मैं जब वहाँ पे रहा, वो एग्रीमेंट ही ये था कि आप ऐसे वीज़ा पर आएंगे, आप अपने तौर पे काम ढूंढेंगे, और जब आपको काम मिल जाएगा तो आप और पैसे देंगे आपके स्पॉन्सर को, जिसको कफ़ील कहते हैं, आपने लिखा भी उसमें किफ़ाला। तो आप अपने स्पॉन्सर को पैसे देंगे और आपकी जो किफ़ालत है, आपकी जो स्पॉन्सरशिप है, वो नए लोगों के पास में शिफ्ट हो जाएगी, आपका जो नया एम्प्लॉयर है। मेरी कहानी में वो ये है कि मैं 4-5 महीने में बेकार रहा अपने दोस्त के घर। मेरे एक दोस्त है अज़ीज़, अरशद सैयद अब्दुल मुतकब्बिर, उन्होंने लेबर वीज़ा ख़रीद कर, जिसको हम आज़ाद वीज़ा भी कहते थे, मुझको वहाँ पर बुलाया था। उन्होंने ही तमाम ख़र्चा उठाया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो न सिर्फ ख़र्चा उठाना पड़ा उनको, बल्कि उनके घर पे उनके सर पर सवार हो गया मैं। वो अपने भाइयों के साथ में रहते थे रियाद में एक जगह पर। आई लिव देयर इन बिटवीन। एक बहुत अच्छा नाम आप सब जानते हैं हैदराबाद के लोग, उमर खालिदी, द राइटर who died about 10 years ago in United States in an accident. He was a wonderful writer. He wrote several books and कुंदू साहब को हो सकता है उसका नाम भी मालूम हो, क्योंकि सच्चर कमेटी के सामने भी उमर खालिदी पेश हुआ था और अपने he had recorded his statement. उमर खालिदी और मैं दोनों मिलकर, मेरी उमर से यहाँ से दोस्ती थी, वहाँ मुलाकात हुई। he had come there as a librarian to a university there, King Saud University. वहाँ से निकल के हम लोग
मैं और उमर चूँकि उम्रा नहीं किए थे हम लोग, वी वेंट फॉर द माइनर पिलग्रिमेज एंड फ्रॉम वी आफ्टर परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज एंड विजिटिंग मदीना मुनव्वरा, दैट वाज द पार्ट ऑफ द important rituals for any Muslim to go there. So we came back to Jeddah and Umar started introducing me to some people there who were his father's friends. उनमें से 2 लोगों के नाम मैं आपके सामने रखूँगा क्योंकि ये लोग अच्छे मुकाम पर थे. एक साहब का नाम था निजातुल्ला सिद्दीकी. He was from अलीगढ़ और निजातुल्ला सिद्दीकी was a professor in economics and he was working with King Abdul Aziz University. And there was another gentleman called Sayyid Zain al-Abidin. He was, after leaving India, he went to Harvard, studied there, got PhD and working here as editor of a magazine, of a journal in Jeddah. I met these people. Incidentally, Najat Sahab wrote a small note on his visiting card to a senior person in Saudi Gazette जिनका नाम था तारिक गाजी. वो आज भी हैं, कनाडा में रहते हैं. उनके नाम लिखा कि the bearer of this card is a friend of mine and all that routine thing. I gave an interview. I went. Tariq Saab was very nice. I gave an interview. I am not telling you my story. I am trying to tell you this could have happened in the same steps, slightly different with lots of other people. So these are the steps which I am recalling. It's not my story. I didn't, the intention is not here to focus on my journey. The focus here is on to tell you a story through my journey. तो जब मैं नजातुल्ला सिद्दीकी साहब के पास से सऊदी गज़ेट गया, सऊदी गज़ेट में इंटरव्यू दिया और वहीं का वहीं मेरा अपॉइंटमेंट हो गया. अपॉइंटमेंट में एक शर्त थी कि आप रियाद जाइए, अपने कफ़ील के पास से, अपने स्पॉन्सर के पास से एक लेटर लाइए कि उसको कोई एतराज़ नहीं है, that he has no objection if I work with this new company. When I went back to Riyadh, again ये नया लेबर मार्केट है और ये नए किस्म के वो हैं, कफ़ील हैं जो आपको हैरानी हो जाती है देख के कि खाली नाम बदले हैं. आपकी कहानी में, मेरी कहानी में नाम बदले हैं मगर लोग वही हैं. तो ये जो हमारे मालिक थे, मैं उनका इंडेंचर्ड मुलाजिम था और वो साहब निकल के किसी तफरीह मुकाम पर चले गए और नहीं थे. और ख़ुदा की करनी ये हुई कि 4 महीने तक वो साहब तशरीफ़ नहीं लाए क्योंकि वो एंजॉय करना चाहते थे. वो सऊदी अरब में एंजॉय नहीं कर सकते थे. उनको थाईलैंड जाना था या उनको किसी और जगह जाना था, नहीं मालूम मुझे कहाँ गए वो, मगर नहीं थे मुल्क में. जब वापस आए, जब उन्होंने, आपको मालूम है बहुत जाते हैं वहाँ से थाईलैंड, तो फिर वहाँ से जब मुझे वो कार्ड मिला, वो राइटिंग में लेटर मिला कि हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो मैं पलट के आया. अब यहाँ पे जो मैंने स्टोरीज़ की, मैं जो कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व हुआ, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं सुनाऊंगा. काफ़ी वक्त वीराया साहब की कहानी इतनी अच्छी है कि और किसी कहानी की गुंजाइश नहीं रहती. मगर 1-2 बातें मेरे जो जिद्दा के क़याम में हुई वो मैं आपको बताना चाहूँगा. वो बहुत ही गंदी कहानियाँ हैं. फॉर इंस्टेंस, मैंने एक कहानी लिखी बग़ैर मेरी एडिटर के इजाज़त के. मैं, चूँकि मुझे शौक़ था, जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे एडवेंचर का शौक़ था, कि इंडेंचर लेपर थे तो एडवेंचर का भी शौक़ था. तो जब हम गए वहाँ पे जाके तलाश करने लगे तो मालूम हुआ कि बाज़ मकानात में, बल्कि कई मकानात में सीढ़ियों के नीचे नौमौलूद न्यू बॉर्न बेबीज़ मिलते हैं. आपको पता है वो बेबीज़ इलिजिटिमेट होंगे, दैट्स वाई दे हैव बीन डम्प्ड. और बाज़ केसेस में वो जो बेबीज़ हैं कचरे की कुंडी में, डस्टबिन जो बाज़ार का रहता उसमें मिलते हैं और उनको बिल्लियाँ नोचती हैं. और कुत्ते ज़्यादा नहीं हैं वहाँ पे, बिल्लियाँ हैं. तो वो आलम में कोई उनको रेस्क्यू करता है. रेस्क्यू करने के बाद में उसको ले जाके एक विलादा करके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है.
उस हॉस्पिटल में उस बच्चे की रिकवरी होती है। 1 महीना 2 महीने जो इनिशियल मेडिकल केयर चाहिए, क्योंकि न्यू बॉर्न है, वो देने के बाद में फिर उसको शिफ्ट किया जाता है एक बच्चों के लिए, जो यतीम बच्चों के लिए घर होता है, उसमें जो यतीम खाना है। आप यकीन जानिए उस यतीम खाने को भी गया, मैं दीवानापन था मेरा कि मैं फिर रहा था, ढूंढना चाहता था कि ये हो क्या रहा है और वेयर वुड दे एंड अप। ये जो कोट एंड कोट हराम की औलाद है, इलिजिटिमेट औलाद है, इनका होगा क्या। और वो 1-2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में है। तो जब मैं पहुंचा वहाँ पे इधर से उधर से कोशिश करके, तो मुझे पता चला कि जैसा ही मैं वहाँ पे कुछ अफ्रीकन औरतें उनकी नर्सेस का काम कर रही थी, the moment nurses came to the door to take me to the ward where the children were kept, you know what happened? That sight I cannot forget in my entire life. All the children turned towards me as if looking for their mother or somebody who is theirs. Oh my God! All children, हर झूले में जो बच्चा था वो ऐसे देख रहा था कि अब कौन आ गया। Anyway, I did that. Then I spoke to an Islamic scholar कि इन बच्चों का होगा क्या। तो Islamic scholar gave me a very good answer. He said there is no problem with the children becoming anything in their life, becoming a legitimate life. There is no spot on their character. Therefore, they can be adopted and taken care of if you wish to. They can even lead the Islamic prayers, namaz, if they wish to, if they are asked to. So this was the status given by the Islam to those illegitimate children. But who knows what happened to them. Then I went to another school where about 8 years, 10 years children were staying. Again the same problem. All of them came to the main gate. ये इससे भी बड़ा एक गेट था वहाँ पे। जब मैं गया तो वो पूरे भाग के उस तरफ आ गए कि ये कोई हमको लेने तो नहीं आया है, कोई हमारा तो नहीं आया है, that kind of stuff. Anyway सर, ये एक कहानी है। ये कहानी इसलिए अहम है कि ये माइग्रेशन से ताल्लुक़ रखती है। उसमें जिन ख़वातीन को ये बच्चे हुए, मुझे नहीं मालूम कि कितने हिंदुस्तानी ख़वातीन थे, मगर मेरा ऐसा मानना है कि उनका नंबर कम था। मगर जिन लोगों के बच्चे थे वो अफ्रीकन्स और फिलिपिनोज ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ पे फिलिपिनोज मामा रखने की, घर में औरत रखने की एक बड़ा ट्रेडिशन है पुराना। और अफ्रीकन औरतें जो एरिट्रिया की हैं, सोमालिया की हैं, वो ज़्यादा वहाँ पर रहती थी। सर, ये एक ऐसा वाक़या था कि मैं बड़ा हिल गया। और जब मैं वो स्टोरी मुकम्मिल करके मेरे बॉस के पास में लेके गया, उनका नाम रिदा लारी था, वो ईरानियन ओरिजिन के सऊदी थे। और आपको हैरत होगी सुन के कि वो शिया थे और शीइज़्म को बग़ैर किसी झिझक के उस वहाबी मुल्क में अपने सिस्टम को फॉलो करते थे। बड़े दबंग आदमी थे वो। मैं हैरान था कि मैं तो सुना था कि शियाओं के साथ में बड़ी बदसलूकी होती थी, मगर रिदा लारी वॉज अ डिफरेंट एग्जाम्पल ऑल टुगेदर। एंड इंसिडेंटली रिदा लारी के जब बच्चे बड़े हुए तो वो लोग सुन्नी मुसलमान हो गए, वहाँ भी मुसलमान हो गए। दैट वॉज अनदर थिंग विच हैपन। तो रिदा लारी को जब मैं स्टोरी दिया तो ही लुक्ड एट द स्टोरी, ही सॉ द कोट्स, इट वॉज अबाउट 3000 वर्ड्स। ही सेड वेरी गुड स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी। औंधा डाल दिए डेस्क पे, बोले कि हम नहीं छाप सकते। दिस स्टोरी वॉज नेवर पब्लिश सर। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसा जो माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में साहब ने कहा, हमको बताया गल्फ़ के बारे में। गल्फ़ में अब आपको मिलते हैं कैंप्स। यहाँ से जो लेबर जा रहा है, ज़्यादातर लेबर हैदराबाद से जा रहा था। और ये जो 3 मिलियन का फिगर दिया, अगर मैं उसी नंबर को अगर लेके चलूँ तो तकरीबन 30% ऑफ दैट नंबर वर फ्रॉम हैदराबाद एंड अतराफ व अकनाफ ऑफ हैदराबाद, दैट इज़ करीमनगर एट, सो द बिगेस्ट नंबर निज़ामाबाद। दूसरे इधर उधर से आ रहे थे। आंध्रा के लोग कम थे, कोस्टल आंध्रा के लोग उसमें कम थे।
अब ये लोग जो हैं इनको ले जाकर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जहाँ पे जो कुछ भी बना रही है वो वहाँ पे रख देते हैं उनको, उनके खाने पीने का सब इंतज़ाम रहता है, मगर वो लोग नहीं जा सकते, कहीं भी मिल नहीं सकते, और हफ्ते में एक दफ़ा वो, that is Thursday or Friday, they can leave the camp and go to the city if they wish to, but going to the city and coming back will cost them some money and they want to save that money, so they don't go. So it's a miserable life, it's a dangerous life, only those people. और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो सऊदी अरबिया का लेबर फोर्स का जो कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हिंदूज़ कम हैं सऊदी अरबिया जो गए हैं। दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारे केरला के भाई ज़्यादा हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं। ये मुसलमान, अरब मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान के साथ जो सलूक कर रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किस किस्म की ब्रदरहुड है ये, क्या एक इस्लाम में किस किस्म की एक दूसरे से जुड़ने की बात होती है। अगर आपको देखना है तो आप सऊदी अरब चले जाए। ये बंकम बातें, जो बेहुदा बातें आपके सामने पेश की जाती हैं, वो उसमें सदाकत नहीं है। तो दोस्तों, ये एक लंबी कहानी है। मैं 1998 अक्टूबर तक वहाँ पे रहा, तकरीबन 17 साल। आई हैव कवर्ड वॉर्स, I visited some about 26 countries, covering various functions. Whenever I came back to Saudi Arabia, I came back to this problem. And it has always, I have carried this. I thank Amir and Lama Khan for allowing me to take my steam out at least a little bit. Thank you.